सोनपुर गांव की सुबह। कच्ची गलियों में धूप तिरछी होकर उतर रही थी। चूल्हों से धुआं उठ रहा था और मुर्गे बांग दे रहे थे। इसी गांव में रहता था रवि, सीधा सादा मेहनती आदमी, पत्नी गीता और बेटा मोनू। बस यही उसका छोटा सा संसार। रसोई से खुशबू उठती है। रवि नाक सिकोड़कर हंसते हुए, अरे गीता, क्या बात है, आज तो बहुत सुगंध आ रही है। क्या चल रहा है चूल्हे पे? अरे बस हल्की सी चिकन करी बना रही हूँ। माँ जल्दी बनाओ ना, भूख से पेट में चूहे नाच रहे हैं। अरे भूखे शेर, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। रवि चुपचाप प्लेट लेकर बैठ जाता है। पहला कौर मुंह में डालता है। सच बोलूं गीता, तेरे हाथ की चिकन करी में जादू है, जादू। होटल वाले भी फेल पड़ जाए तेरे सामने। तो फिर खोल लो ना होटल। तुमने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है, मैंने कुकिंग सीखी है। क्यों दूसरों के लिए काम करेंगे, अपना चलाएंगे। रवि चुप होकर सोचते हुए, बात तो तेरी ठीक है, पन पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन ले लेते हैं। एक बार दुकान चल पड़ी ना, सब ठीक हो जाएगा। रवि चुप होकर सोचते हुए, ठीक है, कल बैंक चलते हैं। अगले दिन रवि साफ कपड़े पहनकर बैंक पहुंचता है। भीड़, फॉर्म, लाइनें, पर उसके चेहरे पर उम्मीद थी। नमस्ते मैनेजर साहब। हाँ भाई, बताओ क्या काम है? छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, लोन चाहिए। दस्तावेज पूरे है? हाँ जी, सब है। तुम जैसे मेहनती लोगों को लोन देना अच्छा लगता है। फॉर्म भर दो, 2-3 दिन में पैसा मिल जाएगा। कागज पूरे होते हैं, लोन पास हो जाता है। रवि घर आता है। रवि उत्साह से, गीता, लोन मंजूर हो गया। सच में? तो शुरू करते हैं अपना रेस्टोरेंट। गांव के चौराहे पर छोटा सा बोर्ड लगा, गीता भोजनालय, घर जैसा खाना। तंदूर जलता है, कढ़ाई चढ़ती है, खुशबू फैलती है। 2 लड़के आते हैं। भाई, यही खाते हैं, सस्ता भी है और नया भी। हाँ चल, ट्राई करते हैं। आओ बेटा, क्या खिलाऊं? 1 प्लेट चाउमीन। और मेरे लिए मंचूरियन। ओहो, मजा आ गया। भाई फोटो लेते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। शाम होते होते वीडियो वायरल। नया ढाबा, स्वाद जबर। भीड़ बढ़ती जाती है। देखा रवि, मैंने कहा था ना काम चलेगा। रवि हंसकर, आज तो दुकान नहीं, सपने पक रहे हैं। जिंदगी पलटती है। फोन बजता है। मोनू, पिताजी, कॉलेज फीस का आखिरी दिन है। अगर 2 दिन में पैसे ना दिए तो साल खराब हो जाएगा। अरे बेटा ठीक है, भेज देता हूँ। मोनू की फीस भर दी जाती है, लेकिन बैंक की किस्त रुक जाती है। पुराने मैनेजर का तबादला हो जाता है। नया मैनेजर आता है, रोहित। वही रोहित जो गांव के बड़े ढाबे वाले रमेश का रिश्तेदार था। देखिए रवि, 3 किस्तें लेते हैं। कल सुबह तक पूरा पैसा भरा नहीं तो दुकान जब्त। साहब थोड़ा टाइम दे दो, काम अभी अभी चला है। नियम होता है, या तो पैसा या दुकान। अगले ही दिन दुकान सील, घर भी नीलाम करने का नोटिस। रवि, गीता और मोनू सड़क पर।
हमने किसी का क्या बिगाड़ा था रवि? शायद किस्मत हमसे नाराज है। दिसंबर का महीना अपने पूरे शबाब पर था। रात भर चली बर्फीली हवाओं ने पूरे गांव नूरपुर को ठिठुरा दिया था। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी भी ठंड से कांपती हुई लग रही थी। खेतों में जमी ओस चांदी की तरह चमक रही थी और गांव की गलियों में हल्का हल्का कोहरा पसरा हुआ था। लोग अलाव के पास बैठे हाथ सेक रहे थे। बच्चे स्कूल जाते हुए नाक पर मफलर चढ़ाए कांप रहे थे। हर किसी के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, इस खन में कुछ गरम खाने को मिल जाए तो जान आ जाए। नूरपुर गांव की पहचान थी बिरयानी। यहाँ एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। दुकान का नाम था रहमान की देसी दम बिरयानी। रहमान चाचा 55 साल के थे। चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन और दिल में इंसानियत भरी हुई थी। वे हर रोज सुबह अजान से पहले उठ जाते, लकड़ी का चूल्हा जलाते और बड़े से देग में बिरयानी बनाते। ठंड के मौसम में उनकी बिरयानी और भी खास हो जाती। दम से उठती भाप, मसालों की खुशबू और चावल की नरमी, जो भी खाता बस उंगलियां चाटता रह जाता। इसी गांव में रहता था अयान, 12 साल का एक सीधा सादा लड़का। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम। ठंड के दिनों में अयान के लिए स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाता। पुरानी जैकेट, फटे दस्ताने और पतले जूते, फिर भी वह रोज स्कूल जाता। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त वह रहमान चाचा की दुकान के पास रुका। देग से उठती गर्म भाप देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसका पेट भूख से जल रहा था, लेकिन जेब खाली थी। अयान ने निगलते हुए कहा, काश आज मैं भी गरम बिरयानी खा पाता। रहमान चाचा की नजर अयान पर पड़ गई। उन्होंने उसे इशारे से बुलाया, बेटा इधर आओ, ठंड बहुत है। चाचा, मेरे पास पैसे नहीं है। रहमान चाचा मुस्कुराए, एक कटोरी में गरम बिरयानी डाली और बोले, ठंड में भूखे बच्चे को खाना देना 100 दुआओं से बढ़कर होता है। अयान ने जैसे ही पहला कौर खाया, उसके शरीर में गर्माहट दौड़ गई। उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे जिंदगी की पहली बड़ी सीख मिली। रहमान चाचा की दुकान के सामने ही एक नई दुकान खुली, शाही बिरयानी पॉइंट। इसके मालिक थे कामिल खान। दुकान चमकदार, बोर्ड बड़ा और दाम बहुत ज्यादा। कामिल खान कहते, सर्दी है, खर्चा ज्यादा है, पैसे नहीं हैं तो मत खाओ। गरीब लोग उनकी दुकान से डरते थे। बच्चों को वे भगा देते थे। धीरे धीरे गांव 2 हिस्सों में बंट गया, एक इंसानियत वाली दुकान और एक लालच वाली दुकान। एक रात ठंड ने हद पार कर दी। तेज हवा, कोहरा और सन्नाटा। कई गरीबों के पास कंबल तक नहीं था। कुछ बुजुर्ग कांपते हुए अलाव के पास बैठे थे। रहमान चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने फैसला किया, आज बिरयानी सिर्फ बेचेंगे नहीं, आज बिरयानी बांटी जाएगी। अयान, उसके दोस्त और कुछ गांव वाले सब मिलकर गरीबों में गरम बिरयानी बांटने लगे। लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। उधर कामिल खान ने दुकान बंद कर ली। इतनी ठंड में दुकान खोलना घाटे का सौदा है। एक दिन कामिल खान खुद बीमार पड़ गए। ठंड और अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया। उसी दिन रहमान चाचा एक डिब्बे में गरम बिरयानी लेकर उनके घर पहुंचे। कामिल खान की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ पैसे कमाए, आपने दिल कमाए। ठंड में सिर्फ शरीर नहीं जमता, इंसान का दिल भी जम जाता है। उसे पिघलाने के लिए इंसानियत चाहिए। उस दिन कामिल खान बदल गए। अब दोनों दुकानों से कुछ गरीबों को रोज मुफ्त खाना मिलने लगा। अयान स्कूल के बाद मदद करता। वह सीख चुका था कि असली मजा खाने में नहीं, खिलाने में है। सर्दियां बीत गईं, लेकिन गांव में एक बात हमेशा के लिए बस गई। ठंड में बिरयानी का असली मजा तभी है जब वह मिल बांट कर खाई जाए। अयान बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। वह बच्चों से कहता,
एक कटोरी गरम बिरयानी ने मुझे इंसान बना दिया। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं। पेड़ों की शाखें हिलती तो ऐसा लगता मानो वे सर्दी से कांप रही हों। खेतों पर जमी ओस सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हर तरफ मानो प्रकृति ने सफ़ेद ठंडी चादर ओढ़ ली हो। गांव का मौसम सुहावना था, लेकिन सर्दी बेहद तेज़ थी। इस गांव में आरव नाम का एक छोटा लेकिन समझदार लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे। आरव बहुत खुशमिजाज और दयालु था, लेकिन वह खेल में इतना खो जाता कि पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भूल जाता। एक सुबह जब वह बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंकों से कांप गया। उसने हाथ रगड़े और बोला, अरे बाप रे, इस साल तो सर्दी बहुत तेज है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, आरव, नाश्ता ठंडा हो रहा है और हाँ, स्कूल जाते समय गर्म कपड़े जरूर पहनना। लेकिन आरव ने कहा, मम्मी, इतना कौन पहनता है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, सर्दी मजाक नहीं होती, शरीर को बचाना जरूरी है। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वह बिना टोपी, बिना मफलर और बिना गर्म जैकेट पहने ही स्कूल चला गया। अरे आरव, आज इतनी ठंड में तुम बिना स्वेटर कैसे आए? अरे मैं हूं न बहादुर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाक बहने लगी, हाथ सुन्न होने लगे और गले में दर्द होने लगा। वो कांपने लगा। उसकी शिक्षिका मीरा मैडम ने उसे देखा और कहा, आरव, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी होती है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मैडम। दिन के अंत तक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। माँ ने माथा छूकर देखा। ओए, तुम्हें बुखार है? उसने गर्म पानी, काढ़ा और दवाई दी। आरव बिस्तर पर लेट गया और बोला, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। गलती कोई समस्या नहीं, उसे दोहराना समस्या है। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। 2 दिन बाद आरव बेहतर महसूस करने लगा। इस बार उसने टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जैकेट पहनकर स्कूल जाने की तैयारी की। स्कूल जाते समय आरव ने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला ठंड से कांप रहा है। उसके पास न खाना था, न कोई जगह। आरव रुक गया। उसके अंदर दया की लहर उठी। अगर मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो इस बेचारे को कितनी लग रही होगी। तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। उसने फौरन अपने बैग से टिफिन निकाला और पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने हिलते हुए पूंछ हिलाई और खाना खाने लगा। आरव ने अपनी जैकेट की जेब से टॉफी का रैपर निकाला और अस्थायी रूप से पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया। वह बोला, तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। स्कूल में वह सोचता रहा कि वह क्या कर सकता है। छुट्टी के बाद वह घर भागा और बोला, माँ, उस पिल्ले के लिए पुरानी गुनगुनी चादर है क्या? उसकी माँ मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आ गया सर्दी की अहमियत। आरव ने सिर हिलाया। वे दोनों चादर, रोटी और कटोरी में गर्म दूध लेकर उसी जगह पहुंचे। पिल्ला उन्हें देखकर उछल पड़ा। आरव ने उसे प्यार से चादर में लपेटा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों को भी दया की यह लहर पसंद आई। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर पिल्ले के लिए घर बना दिया। अब हर कोई सर्दियों में अपने कपड़ों का ध्यान रखता था और गरीब या जानवरों को भी गर्म कपड़े देने लगा। मीरा मैडम ने स्कूल सभा में कहा, जिंदगी सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की भी होती है। सबकी नजरें आरव की ओर गईं। वह शर्माते हुए मुस्कुराया। कहानी की सीख।
सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी है और दूसरों की मदद उससे भी ज्यादा कीमती। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। दयालुता छोटी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंडी हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं। पेड़ों की शाखें हिलती तो ऐसा लगता मानो वे सर्दी से कांप रही हों। खेतों पर जमी ओस सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हर तरफ मानो प्रकृति ने सफ़ेद ठंडी चादर ओढ़ ली हो। गांव का मौसम सुहावना था, लेकिन सर्दी बेहद तेज थी। इस गांव में आरव नाम का एक छोटा लेकिन समझदार लड़का रहता था। उसके माता पिता किसान थे। आरव बहुत खुशमिजाज और दयालु था, लेकिन वह खेल में इतना खो जाता कि पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भूल जाता। एक सुबह जब वह बाहर निकला तो ठंडी हवा के झोंकों से कांप गया। उसने हाथ रगड़े और बोला, अरे बाप रे, इस साल तो सर्दी बहुत तेज है। उसकी माँ ने अंदर से आवाज दी, आरव, नाश्ता ठंडा हो रहा है और हाँ, स्कूल जाते समय गर्म कपड़े जरूर पहनना। लेकिन आरव ने कहा, मम्मी, इतना कौन पहनता है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, सर्दी मजाक नहीं होती, शरीर को बचाना जरूरी है। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। वह बिना टोपी, बिना मफलर और बिना गर्म जैकेट पहने ही स्कूल चला गया। अरे आरव, आज इतनी ठंड में तुम बिना स्वेटर कैसे आए? अरे मैं हूं न बहादुर। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नाक बहने लगी, हाथ सुन्न होने लगे और गले में दर्द होने लगा। वो कांपने लगा। उसकी शिक्षिका मीरा मैडम ने उसे देखा और कहा, आरव, सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी होती है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। हाँ मैडम। दिन के अंत तक उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भारी। माँ ने माथा छूकर देखा। ओए, तुम्हें बुखार है? उसने गर्म पानी, काढ़ा और दवाई दी। आरव बिस्तर पर लेट गया और बोला, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। गलती कोई समस्या नहीं, उसे दोहराना समस्या है। आरव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। 2 दिन बाद आरव बेहतर महसूस करने लगा। इस बार उसने टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जैकेट पहनकर स्कूल जाने की तैयारी की। स्कूल जाते समय आरव ने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा पिल्ला ठंड से कांप रहा है। उसके पास न खाना था, न कोई जगह। आरव रुक गया। उसके अंदर दया की लहर उठी। अगर मुझे इतनी ठंड लग रही थी, तो इस बेचारे को कितनी लग रही होगी। तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। उसने फौरन अपने बैग से टिफिन निकाला और पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने हिलते हुए पूंछ हिलाई और खाना खाने लगा। आरव ने अपनी जैकेट की जेब से टॉफी का रैपर निकाला और अस्थायी रूप से पत्तों से उसके लिए एक छोटा सा आश्रय बनाया। वह बोला, तुम यही रुको, मैं स्कूल से वापस आकर तुम्हें गर्म कपड़ा लाकर दूंगा। स्कूल में वह सोचता रहा कि वह क्या कर सकता है। छुट्टी के बाद वह घर भागा और बोला, माँ, उस पिल्ले के लिए पुरानी गुनगुनी चादर है क्या? उसकी माँ मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आ गया सर्दी की अहमियत। आरव ने सिर हिलाया। वे दोनों चादर, रोटी और कटोरी में गर्म दूध लेकर उसी जगह पहुंचे। पिल्ला उन्हें देखकर उछल पड़ा। आरव ने उसे प्यार से चादर में लपेटा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे गांव के अन्य बच्चों को भी दया की यह लहर पसंद आई। कुछ दिन बाद गांव वालों ने मिलकर पिल्ले के लिए घर बना दिया। अब हर कोई सर्दियों में अपने कपड़ों का ध्यान रखता था और गरीब या जानवरों को भी गर्म कपड़े देने लगा। मीरा मैडम ने स्कूल सभा में कहा, जिंदगी सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की भी होती है। सबकी नजरें आरव की ओर गईं। वह शर्माते हुए मुस्कुराया। कहानी की सीख। सर्दी में शरीर की रक्षा जरूरी है
और दूसरों की मदद उससे भी ज्यादा कीमती। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। दयालुता छोटी होती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। गांव में हर जगह अकाल की स्थिति बन चुकी थी। चारों तरफ सूखे खेत, सूनी जमीन और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे हालात में भूषण को लगा, अब इस गांव में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं, काम के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। भूषण काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह विजयपुर गांव पहुंच जाता है। न रहने की जगह, न खाने का इंतजाम और न ही कोई काम। भूषण आगे बढ़ता है और एक अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैं भूषण दूसरे गांव से आया हूं। वहां अकाल पड़ गया है, खेत सूख चुके हैं, लोग पानी के लिए परेशान हैं। अगर आपको कामगार की जरूरत हो तो मुझे काम दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अरे रे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। एक काम है मेरे पास, पर पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, जो काम देंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, सुनो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर निकालना होगा, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपए और 2 वक्त का खाना मुफ्त। कर पाओगे? भूषण मन ही मन डर गया। 50 गाय भैंस आसान नहीं है, पर मेरे पास विकल्प भी तो नहीं। फिर बोला, ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा, बस एक विनती है। हाँ बोलो, अगर आपको आपत्ति ना हो। क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूं? क्योंकि मैं इस गांव में नया हूं और मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। जगत सेठ कुछ पल सोचता है, भूषण को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ठीक है भूषण, तुम गौशाला में रह सकते हो। कुछ साल गुजर जाते हैं। भूषण के पास काफी पैसा जमा हो जाता है, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। भूषण डरता है कि कहीं उसकी जमा पूंजी चोरी ना हो जाए। वह सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे घर दिन में कोई नहीं होता। मुझे डर है कि मेरे पैसे चोरी ना हो जाएं। जग